हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज मैं कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में आप लोगों को भौतिक विज्ञान के सेकंड पार्ट 11 के सेकंड पार्ट में जो पहला चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ठोसों का यांत्रिक गुण क्या है आपका? ठोसों का यांत्रिक गुण, ये आपका पहला टॉपिक है सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं और जो है बीमा पढ़ते हैं, बीमाओं के अनुप्रयोग पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, इस पार्ट में आपको मैं शुरू करूँगा ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्था। प्रत्यास्था की अंग्रेजी होती है इलास्टिसिटी। क्या होती है? इलास्टिसिटी। ठीक, अब देखिए प्रत्यास्था आपकी क्या होती है, इसमें सबसे पहला वर्ड आता है विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है? देखिए, पहला वर्ड आएगा आपका विरूपक बल। विरूपक बल, ठीक। विरूपक बल क्या होता है जानते हैं? देखिए, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, और उस वस्तु की आकृति अथवा स्थिति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, तो जो बल बाह्य बल लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। बात सबको समझ में आई? फिर से एक बार सुनिए, विरूपक बल क्या होता है? जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं और वस्तु की स्थिति अथवा उसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। जो बाह्य बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। और जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं? विरूपित वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ जो मैंने आपको पहले लेसन का नाम बताया, ठोसों के यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण में आप सबसे पहले इसमें जानिए, आपकी रिजिड बॉडी होती है, ठीक है, रिजिड बॉडी होती है, उसको आप कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। बात समझ आई? तो इसमें अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? प्रत्यास्थता। सबसे पहले शुरू करेंगे प्रत्यास्थता। ठीक है, देखिए प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता, ठीक, प्रत्यास्थता की अगर बात करें तो देखिए, प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, जो विरूपक बल हटा लेने के पश्चात, वस्तु से विरूपक बल हटा लेने के पश्चात वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में लौट आती है। बात सुनिए, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। इसको आप फिगर से अगर समझना चाहें तो देखिए ऐसे समझेंगे आप। ये है आपका, देखिए मान लीजिए कोई बलून है, ठीक है, ये क्या है? आपका बलून है, समझे? ये आपकी ओरिजिनल शेप है, बलून की जो ओरिजिनल शेप है। अब इसके बाद इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड से, हाथ में पकड़कर इसको दोनों साइड से हम क्या करते हैं? इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो देखिए, अगर हम दोनों साइड से इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बलून कुछ ऐसे दिखता है आपको, ऐसे गुब्बारा है तो ऐसे आपको दिखता है, थोड़ा सा अंडाकार हो जाता है, मतलब अगर इधर से फोर्स लगाया गया और इधर से अगर फोर्स लगाया गया, ठीक। अब इसके बाद जब हम क्या करते हैं, ये इस फोर्स को फिर से हम क्या करते हैं? हटा लेते हैं। इस फोर्स को हम फिर से क्या करते हैं? हटा लेते हैं, ठीक है। जब फोर्स को हटा लेते हैं तो ये पुनः अपनी ओरिजिनल शेप में क्या करता है? पहुंच जाता है, जैसे था उसी शेप में ये फिर से क्या करेगा? पहुंच जाएगा। यहाँ F=0। बात समझ में है? तो देखिए कौन कौन सा प्रोसेस हुआ। एक नॉर्मल आपका बलून था और उसके बाद उस पर उसको मैंने कंप्रेस किया, और कंप्रेस करने के बाद जब उस पर से इस बल को फिर से हटाया तो ये जो F=0 किया, मतलब जो बाह्य बल था उसको शून्य किया, तो पुनः अपनी स्थिति में पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं? बोलिए, प्रत्यास्थता कहते हैं। और जो बल लगाया गया उसे हम क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह वस्तु भी हम पर फोर्स अप्लाई करती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हम इस बैलून को हम अंदर की ओर दबाते हैं, इस बैलून को अंदर की ओर दबाते हैं तो ये बैलून आसानी से, ऐसा नहीं कि आसानी से दब जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स जो है हमारे हाथ पर और अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स जो है इधर की ओर लगेगा, ऐसे, और क्या? ऐसे। इसका नाम हम क्या रखेंगे? F डैश। क्या रखेंगे? F डैश। और इस F डैश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। ठीक, ये इस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल, मतलब इंटरनल फोर्स। क्या कहते हैं? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। इसको अगर अंग्रेजी की बात करें इसमें तो क्या होता है आपका? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए क्या कहते हैं इसको? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, तो अब देखिए ये हो गया आपका प्रत्यानयन बल। बात समझ में? तो और जो इसकी टेंडेंसी है, ठीक है, किसी वस्तु की जो ये टेंडेंसी है कि जब हम इस इंटरनल फोर्स, मतलब ये क्या नाम है,
डिफॉर्मिंग फोर्स को जब हम हटा देते हैं, मतलब जो ये बाह्य बल लगाया गया है इसको हम शून्य कर देते हैं, तो पुनः वो अपनी पूर्व अवस्था में क्या करता है, पहुंच जाता है। इस तरीके से इस वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। तो अभी तक हमने दो बात बताई, एक बताया आपको विरूपक बल, ठीक है, तो विरूपक बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के स्थिति अथवा आकार में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, प्रत्यानयन बल, डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया आपका। अब दूसरा होता है क्या, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपनी आकार और स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है, प्रयास करता है, ठीक है। तो जो बल अंदर से लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसी को हम कहते हैं क्या, प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। अब अगर इस हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हटा देते हैं तो F इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो F इक्वल टू 0 होता है तो ये वस्तु पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आई, जिस साइज में थी उसी साइज में लौट आई। तो इस तरीके से इस टेंडेंसी को, वस्तु के इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। तो अगर प्रत्यास्था की डिफिनेशन कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, सुन लीजिए एक बार। देखिए, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिस पर बाह्य बल हटाने पर, या ये कह सकते हैं कि विरूपक बल हटाने पर वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में क्या हो, लौट आए, तो हम क्या कहते हैं, इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। बात समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए वस्तुओं के प्रकार बात करेंगे, किस पर, वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार, ठीक। अब वस्तुओं के प्रकार की बात अगर करें तो देखिए, पहली टाइप की वस्तु होती है सबसे पहले प्रत्यास्थ वस्तु। क्या होती है, प्रत्यास्थ वस्तु। अब देखिए, प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है, प्रत्यास्थ वस्तु ये होती है कि अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं, ठीक है, कोई बाह्य बल लगाएं और बाह्य बल लगाने के बाद पश्चात उससे वो बल हटा लिया जाए तो वो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में लौट आए, तो इस तरीके की वस्तु को हम क्या कहते हैं, बोलिए, प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। जैसे लास्टिक, ठीक है, गेटिज जो आपकी होती है, ठीक, कैनवस की बॉल, ये आपका बैलून, ये सब मैंने बताया आपको। तो ये हो जाएगी आपकी कैसी वस्तुएं, प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, ठीक है। अब दूसरी वस्तुएं होती हैं आपकी प्लास्टिक वस्तुएं। नंबर 2 क्या होती हैं, प्लास्टिक वस्तुएं। क्या होती हैं, प्लास्टिक वस्तुएं, ठीक। अब प्लास्टिक वस्तुओं की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं, देखिए, जब हम इस प्रकार की वस्तु, मतलब इसे ऐसी किसी वस्तु पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, मतलब विरूपक बल लगाते हैं, बाहर से कोई बल लगाते हैं, तो उसके आकार और स्थिति में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उस बल को हटाने के बाद वह पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं लौटता है। इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहते हैं, बोलिए, इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। तीसरी प्रकार की वस्तु कौन सी होती है, देखिए, तीसरी प्रकार की वस्तुएं होती है दृढ़ वस्तुएं, ठीक है। क्या होती हैं, दृढ़ वस्तुएं। अब देखिए, अगर दृढ़ वस्तुओं की बात करें तो दृढ़ वस्तुएं कौन सी होती हैं, आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। दृढ़ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके अणुओं के बीच एक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आप उस पर कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, वो जो है अपनी स्थान को परिवर्तित नहीं करते, मतलब वो जरा सा भी कंप्रेस नहीं होते, तो वो होती है क्या, आपकी दृढ़ वस्तुएं होती हैं, उस पर फोर्स लगाने का कोई फायदा नहीं होता। अब दृढ़ वस्तुओं में आपको मिलेगा, इसमें मैंने आपको बताया कैनवस की बॉल, रबड़, ठीक है, ETC, ये सब बताया। प्लास्टिक वस्तुएं हैं, जैसे क्या है आपका गीली मिट्टी, क्या कहेंगे, गीली मिट्टी, मोमबत्ती, ठीक है, ये सब चीज़ें होगी। और प्लास्टिक, अगर दृढ़ वस्तुओं की बात करें तो हीरा, अब तक जितने भी आपको पदार्थ पता है उसमें हीरा जो है सबसे ज़्यादा सॉलिड होता है, ठीक है। इनफैक्ट इसको भी काट सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि जो है हीरा जो है आपकी क्या है, दृढ़ वस्तु है। कैसी है, सबसे ज़्यादा दृढ़ है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखिए, दृढ़ वस्तुएं हो गई, ये हो गई। अब अगला टॉपिक होगा आपका प्रतिबल, ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात है, प्रतिबल किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रतिबल। देखिए, प्रतिबल, स्ट्रेस, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ठीक।
अब देखिए, आप लोगों ने जनरली ये सुना होगा स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस मतलब आप कहते हैं कि पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है या एवरीथिंग, इस काम का बहुत स्ट्रेस है, मतलब आप कहते हैं कि दिमाग पे हमें बहुत टेंशन है, इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, स्ट्रेस। लेकिन वो स्ट्रेस नहीं है, यहाँ हम जो है वो होता है आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, उसको हम कहते हैं क्या, साइकोलॉजिकल। यहाँ पर आपको किस में पढ़ना है, मेटल में पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ना आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मतलब आपको इसमें किस में पढ़ना है, सॉलिड में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप साइकोलॉजिकल इसको ना सोचें, इसको क्या सोचेंगे, सॉलिड। इसको किस में पढ़ना है आपको, सॉलिड में। अब देखिए सॉलिड में स्ट्रेस कैसे होता है भाई, आदमी में तो स्ट्रेस होता है, जो इंसान होते हैं उसमें स्ट्रेस होता है, परेशानियां होती हैं, वो मानते हैं। लेकिन अब सॉलिड में स्ट्रेस कैसे होता है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रतिबल की परिभाषा समझते हैं, ठीक है। प्रतिबल की जो परिभाषा होती है आपकी, प्रतिबल बराबर आप कहते हैं, देखिए प्रतिबल बराबर डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब विरूपक बल, क्या कहते हैं इसको, विरूपक बल, ठीक है। और बटे, या इसको कहें प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, ठीक है। ये हो गया प्रत्यानयन बल। और अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, प्रतिबल बराबर, इसको रिप्रेजेंट करें, अगर रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा इज इक्वल टू, ये होता है आपका क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब सॉरी हाँ रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसको हम कहते हैं एफ डैश अपॉन क्या, ए, ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या है, ठीक है। समस्या ये है कि एफ डैश आप किसी तरीके से नाप नहीं सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको नापने का इसका यंत्र नहीं पता है। लेकिन ये बात आपको पढ़ाया गया है, न्यूटन ने बताया है कि जब किसी वस्तु पर हम एफ बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर क्या करती है, उतना ही बल लगाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्यानयन बल है उसका मान क्या है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसी के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं एफ बाई ए, कह सकते हैं ना। अभी हमने बताया था ये बलून बनाए थे ऐसे, ठीक है, इस पर हमने क्या लगाया था, ये F लगाया था, इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और उसके बाद इसने इस फोर्स का क्या किया, अपोज किया, ठीक है, मतलब विरोध किया कि हम अपनी स्थिति को और आकार को परिवर्तित नहीं करना चाहते। वैल्यू ने कहा कि हम अपनी स्थिति और आकार को परिवर्तित नहीं करना चाहते। तो इसको हमने क्या बताया था, F डैश, जिसको हमने क्या कहा था, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स की वजह से जब इस F का मान हटाते हैं, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं, ठीक है। तो अब जब इसी फोर्स के कारण जो आपकी इंटरनल फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, इसी के कारण जब इससे हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो ये पुनः अपने शेप में आ जाता है। बात समझ में। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। यहां पर एक समस्या है, ठीक है। आपको प्रेशर का फार्मूला अगर क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये भी एफ बाई ए और ये पी हो गया और ये क्या हो गया, आपका सिग्मा हो गया, मतलब प्रतिबल हो गया। यहां पर एक टेंशन है, ठीक है, समझिए। स्ट्रेस आप पढ़ रहे हैं तो यहां से समझने वाली बात है भाई, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है। दाब की जो डेफिनेशन होती है वो भी होती है, ठीक है। किसी वस्तु के क्रॉस सेक्शन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगने वाला फोर्स ही आपका प्रेशर कहलाता है, और इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सुनिए, ठीक है। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर आरोपित प्रत्यानयन बल, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, बोलिए, प्रतिबल कहलाता है। बात समझ आया, पी। अब इसमें दो चीजें, एक मैंने नॉर्मल कहा फोर्स, एक मैंने क्या कहा, प्रत्यानयन बल कहा ना भाई। इसी एफ डैश को मैंने एफ में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, देखिए एफ डैश वास्तव में तो प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल है ना, ठीक है। फिर बाद में मैंने कहा नहीं, ये प्रत्यानयन बल को नाप नहीं सकते हैं, तो लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स तो नाप सकते हैं ना, जो बाहर से लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है उसको नाप सकते हैं। तो हमने कहा कि जितना बल बाहर से लगता है उतना अंदर लगता है, मतलब ये एफ जो होगा, ये जो एफ होगा वो आपके किसके बराबर होगा, एफ डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिग्मा बराबर एफ डैश बाई ए लिख लिया। तो यहाँ पर इसी एफ डैश को बाद में मैंने एफ लिखा, ठीक है। तो इस वाले एफ में और इस वाले एफ में अंतर है, दाब वाले एफ में और इस दाब एफ में क्या है, अंतर है। अब अंतर को हम समझाते हैं जरा, ठीक है। कैसे अंतर है, देखिए, ये दाब क्या है आपका, समझिए। जैसे मान लीजिए, एक स्टोरी से समझिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि एक ऑफिस है, ऑफिस में दो एम्प्लॉई हैं, ठीक है। एक का नाम ए है, एक का नाम क्या है, बी है, ठीक। ऑफिस में दो एम्प्लॉई है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ठीक है। मान लीजिए ऑफिस से इसकी छुट्टी होने वाली है 8 बजे, ठीक है, या 7 बजे इसको छुट्टी मिलने वाली है,
ठीक है, दोनों को ऑफिस में काम कर रहे हैं, दोनों को क्या मिलने वाली है, छुट्टी मिलने वाली है। अब वो घर जाना चाह रहे हैं। ठीक, उसी समय इनका बॉस आ जाता है जिसका नाम क्या है, सी है। ठीक, अब इनका बॉस जब यहाँ आता है तो इनसे कहता है कि इनको कुछ फाइलें देता है, बराबर इक्वल नंबर ऑफ फाइल्स देता है। ठीक, और दोनों से बोलता है कि अब ये दोनों को करना है। ठीक है, ये हमेशा ये आदमी क्या करता है, खुश रहता है, हमेशा ये जो है खुश रहता है, जबकि ये हमेशा खुश रहता है, जबकि ये जो है हमेशा क्या रहता है, दुखी रहता है। ठीक, अब देखिए मतलब ये टेंशन में रहता है, ये नॉर्मल तौर पे रहता है। आपको हम साइकोलॉजी से इसको समझा रहे हैं, इन दोनों को, इस फोर्स के अंतर को। ठीक है, अब देखिए जब ये बॉस आया, ठीक है, इसने कहा कि इन फाइलों को आपको इक्वल नंबर ऑफ फाइल्स है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि जो है हम ये काम अब नहीं करेंगे, हमारी छुट्टी का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा, नहीं हम इसको सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद जो है हम करके फिर जाते हैं। तो इसने इसको सॉल्व किया, ख़त्म किया फाइलों को, और उसके बाद फिर जो है खुशी खुशी क्या किया, घर गया। तो इससे क्या पता लगता है, इसने जो है जॉब को छोड़ दिया, रेजिग्नेशन देके इसने छोड़ दिया। इस कहानी से आपको क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि ए और बी दो एम्प्लॉई हैं, और सी जो है वो एक क्या है, आपका जो बॉस है, मैनेजर जो है, वो इस पर फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल, मतलब ये इन दोनों पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है तो देखिए इस एक्सटर्नल फोर्स को ये नहीं झेल पाया, ठीक है, लेकिन ये झेल गया। समझ में आया, ये क्यों झेल गया, ठीक, क्योंकि ये स्ट्रांग है। ये कैसा है, स्ट्रांग है। ये कैसा है, ये आपका वीक है। ठीक है, ये आपका क्या है, वीक है, कमजोर है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इंटरनल पावर, इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, ये आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसमें F जो है वो इसकी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो प्रेशर को क्या कर सकता है, झेल सकता है, और ये आपकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है जो बॉस द्वारा यहाँ पर लगाई गई थी। बात समझ में आई, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स है आपका, ये कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स है, और ये जो है आपका इंटरनल फोर्स है। समझ में आया, ये क्या है, आपका इंटरनल फोर्स है। अब देखिए अगर इसको हम समझना चाहें और समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है। ठीक, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं सब। ठीक है, अब सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड है अगर, तो एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, ये दोनों F हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये दोनों भाई सॉलिड है, अगर दृढ़ वस्तु है कोई, तो ये काफ़ी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ होते हैं, और ये एक दूसरे को एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। कहते हैं ठीक है, हम दोनों एक फोर्स से जो है बंधे होते हैं। ठीक है, मतलब ये चाहे जितना आप बाहर खींचिए, ये जो है स्ट्रांग फोर्स के साथ बंधे हुए होते हैं। ठीक है, ये अलग नहीं होना चाहते हैं। मतलब देखिए ये इस वाले फोर्स का अपोज भी ये कर रहा है, इसका भी अपोज ये कर रहा है। बात समझ आई, इस तरीके से ये आपका क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रतिबल हो गया। प्रतिबल किसे कहते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिबल जो है किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रत्यानयन बल, ठीक है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आप प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक, कैसे होता है, ये सब सारी कहानी मैंने आपको समझा के बताई। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे प्रतिबल के प्रकार। देखिए प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार में पहला प्रकार होगा आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक, फार्मूला सबका सेम होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसका फार्मूला सबका सेम होता है। ठीक है, वही होगा जो पहले आपको बताया जा चुका है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी दो प्रकार के होते हैं, इनको भी जानिए। देखिए पहला होता है आपका, देखिए ये होता है आपका संपीड्य होता है, संपीडित प्रतिबल, और एक होता है तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल,
देखिए अब इन दोनों के अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। देखिए जब किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं, ठीक है, अगर उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, उस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है, तो हम कहते हैं कि कैसा प्रतिबल हुआ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हुआ। ठीक है, जब किसी वस्तु की लंबाई पर बल लगाते हैं तो अगर उसके लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। ठीक है, अब इसमें पर जो प्रतिबल भी है दो प्रकार से, एक त्वरण प्रतिबल है। अब त्वरण प्रतिबल क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए बेलन है कोई, ठीक है, ये आपकी बेलन है, ठीक, इधर को फोर्स लगाया गया और इधर को फोर्स लगाया गया, फोर्स, तो जिससे इसकी लंबाई क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक L थी, यहाँ से ये हो गई आपकी डेल्टा L, डेल्टा L क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। इसको कहते हैं हम त्वरण प्रतिबल, लंबाई में बढ़ोतरी हुई ना, तो त्वरण प्रतिबल। और दूसरा है आपका क्या, देखिए ये हो गया आपका, ठीक। अब अगर हम इस पर फोर्स अंदर की ओर अप्लाई करें ऐसे, ठीक है, तो अगर फोर्स अंदर की ओर अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ये अंदर की ओर, अगर मान लीजिए कोई एक प्रत्यास्थ वस्तु है, ठीक है, तो अंदर की ओर आएगा, तो इसका मतलब क्या था, पहले L था, अब डेल्टा L क्या हो गया अंदर, तो इसको कहते हैं संपीड़ित प्रतिबल। ठीक है, जब लंबाई कम पड़ रही तो संपीड़ित प्रतिबल, और जब लंबाई बढ़े तो कैसा, त्वरण प्रतिबल। ये हो गया आपका। दूसरा होता है क्या होता है, आयतन प्रतिबल। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है आपका, आयतन प्रतिबल। ठीक, आयतन प्रतिबल क्या कहते हैं, देखिए जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर, जब कोई बाह्य बल लगाने पर किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिबल कहते हैं। जैसे इन केस आप ऐसे समझिए, देखिए ये आपका था, पहले इतनी बड़ी बॉल थी या बैलून था, ठीक, जब उसको दबाया तो इतना बड़ा बना, चारों तरफ से इस पर क्या किया, फोर्स लगा दिया ऐसे। ठीक है, देखिए तो किसमें परिवर्तन हुआ, आयतन में परिवर्तन हुआ। कैसे, किसमें परिवर्तन हुआ, आयतन में। पहले इतनी बड़ी बॉल थी, इसमें फोर्स लगाया सब अंदर की ओर, तो सब जो है चारों तरफ से, ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बुलबुला है पानी का, इसमें पानी भरा है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इस पर चारों ओर से जो है प्रेशर अप्लाई होगा ना, ठीक, तो इसका आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्या, आयतन प्रतिबल हो गया। समझ में आया, ठीक। अब एक प्रतिबल और बचता है, ठीक है, उसको कहते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल। क्या होता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। देखिए स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। देखिए स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या होता है, ठीक है, जब किसी वस्तु की किसी एक सतह पर बल लगाया जाता है, ठीक है, जब किसी वस्तु की किसी एक सतह पर बल लगाया जाता है तो उसका नीचे वाला नीचे एक सतह जो स्थिर रहता है, जबकि दूसरा सतह आगे की ओर बढ़ जाता है। इसको समझिए कैसे, देखिए मान लीजिए कि आपका कोई स्क्वायर है ऐसे, घन सॉरी क्या है, क्यूब है, ठीक है, ये है आपका, ठीक, कम सही बना है थोड़ा सा, फिर से बनाते हैं, देखिए ठीक, ये हो गया आपका, ठीक। अब इस पर मान लीजिए इधर से एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से एक फोर्स लगाया गया इसकी सतह पर, ऊपरी सतह पर, ठीक, तो ये कुछ ऐसे हो गया। देखिए इसको मिला दीजिए यहाँ और इसको मिला दीजिए नीचे, ठीक, इसको बढ़ा लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए, इसको नीचे मिला लीजिए, इसको नीचे मिला लीजिए, ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक, ये हो गया आपका थीटा, ठीक है, और यहाँ भी थीटा, ठीक है, मतलब इसकी शेप क्या हुई, ऊपर से बदल गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बुक है आपकी, बुक को अगर ऊपर से ऐसे थोड़ा सा प्रेस किया जाए ऐसे, तो देखिए ऊपर के पेज इसके क्या हुए, थोड़े से खिसक गए, जबकि नीचे के क्या है, तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इसको स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। बात सबको समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको।